अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह, किस्त नंबर 55। उसकी मर्सिडीज एक वैरान से इलाके में रुकी थी। आसपास एक भी घर नहीं था। वो फ्रंट सीट से नीचे उतरा था और उसकी नीली आंखों ने संजीदगी से उस बंजर जमीन का जायजा लिया था। उसने सपाट नजरों से अपनी तरफ बढ़ती एक छोटी बच्ची को देखा था, जिसके मेले से चेहरे पर चमक उभरी थी। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए नीचे बैठा था। वो उसकी तरफ बढ़ती, उसकी माँ ने उसे बाजू से पकड़ा था। वो संजीदगी से उठा था। लोगों की एक कसीर तादाद ने वहाँ एक घेरा बनाया था। देखने में वो सब गरीब गुरबा थे। जुबैर भी उसके पीछे गाड़ी से उतरा था। वो बच्ची उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, मगर उसकी माँ उसे टोक रही थी। आप बच्ची को क्यों रोक रही हैं, आने दे उसे। वो संजीदगी से बोला था, साहब आपके बहुत एहसान है, आप यहाँ आकर महीने भर कर राशन देकर जाती है। हमारी क्या औकात है, हम तो ये तक नहीं जानते आप कौन है। हम आफतज़दा लोगों का कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। हम अगर सड़क पर हाथ भी फैलाने जाएं तो लोग दूर हट जाते हैं। ये कहकर हम कम ज़ात लोग हैं। वो औरत नजरें झुकाए बोली, और आपने इस बच्ची को क्यों रखा। वो संजीदगी से बोला, अम्मी कहती हैं हम मैले और गंदे लोग हैं और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मेरे कपड़े मैले हैं, आपके कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी। वो बच्ची खफा लहजे में नाक चढ़ाते बोली। जिस पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया था, उसने संजीदगी से गाड़ी की तरफ देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो बच्ची मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वो मुस्कुराते उसे उठा चुका था। सब लोगों ने उसे फख्र से देखा था, किस तरह उसने अपने स्टेटस की परवाह किए बिना उसे उठा लिया था। वो फ्रंट सीट का गेट खोलते एक पिंक कलर के शॉपिंग बैग उसे थमा चुका था, जिसमें उसके लिए नए कपड़े थे। वो अक्सर यहाँ आता जाता था और उस बच्ची से उसे बेलौस मोहब्बत हो गई थी। उसे अपनी औलाद ही समझता था। वो जुबैर गाड़ी से सामान निकाल कर उन लोगों को बारी बारी दे रहा था, जो उसे ढेरों दुआएं देते हुए मुस्कुरा रहे थे। आप पढ़ने जाती हैं, वो उस बच्ची की तरफ देखते बोला, जिस पर उसने सर को नाम में हिलाया था। साहब कैसे पढ़ाएं बच्चों को, आपका एहसान है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वरना हम जैसे तो रोज़ इस सड़कों पर भूख अफलास से मर जाते हैं। वो संजीदगी से बच्ची को देख चुका था, जो अपने मैले बालों से खेल रही थी। उसके दिल में ठेस सी लगी थी। कभी वो भी इस तरह ही इन वैरान सड़कों पर घूमा करता था, मगर खुदा ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। जो मेरे बस में है वो मैं ज़रूर करूँगा। वो दिल में ऐद कर चुका था, मेरा एहसान है ना, ना ही मैं उसे एहसान समझता हूँ। मेरे मालिक ने मुझे तौफीक दी है, जिसके लिए मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करें जिसके करम की वजह से आप तक रिस्क पहुँच जाता है। वो इस बच्ची को नीचे उतारता हुआ उसके बालों पर बोसा देते हुए सपाट लहजे में बोला। उसकी माँ की आंखों में आंसू आए थे। किस तरह वो इस बच्ची को शफकत और मोहब्बत दे रहा था। जुबैर ने सारा सामान उनमें तकसीम करके गाड़ी का गेट बंद किया था। आप फिर कब आओगे एंजल अंकल। वो बच्ची उसे देखते मुस्कुराकर पूछने लगी। उसके लफ्ज़ पर वो रुका था। वो पीछे पलटा था, जो उसे देखे मुस्कुरा गई थी। ये वर्ड कहाँ से सीखा आपने बेटा। वो एक घुटना टिकाए उसके पास बैठता बोला, अच्छे लोगों को एंजल कहते हैं, मुझे अम्मी ने बताया था। वो अपनी माँ की तरफ इशारा करते बोली। वो मुहिम सा मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को प्यार से सहला कर उठा। अल्लाह आप जैसे मुखलिस लोगों को सलामत रखे। हमारे लिए तो फरिश्ता बनकर आते हो। खुदा ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे, कभी गम नसीब ना हो। वो लोगों के ढेरों दुआओं के साय में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया था। वो तेज से जॉगिंग कर रहा था, वाइट स्नेकर्स पर वाइट हाफ स्लीव शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस, पेशानी पर बिखरे बाल, चेहरा सुर्खी मायल हो चुका था। दौड़ दौड़कर पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। रोड सुबह के इस पैर सुनसान पड़ा था, क्योंकि अभी तक सूरज नहीं निकला था। वो घुटनों पर हाथ रखता लंबा सांस लेते हुए रुका था। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो कुछ सेकंड अपनी जगह रुका रहा और फिर यकदम पीछे मुड़ा था, मगर पीछे कोई नहीं था। वो पॉकेट से रुमाल निकालकर चेहरे से पसीना साफ करते हुए दोबारा तेज से दौड़ने लगा था। उसके कानों में हल्की सी वाइब्रेशन हुई थी। उसने रुककर बगैर पीछे मुड़े एक गाय
नज़र से पीछे का जायजा लिया। उसे एक परछाई से नजर आई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो था ही ऐसा, डरने का तो नाम नहीं लेता था। वो ढीठ स्नैकर्स के लेसेस बांधने की एक्टिंग करते हुए उसने स्नैकर के कोने से एक चाकू निकाला था और उसे घुमाते हुए वो पॉकेट में डाल चुका था। दोबारा उठकर वो आगे बढ़ गया था। कदमों की हल्की आहट उसे अब भी सुनाई दे रही थी अपने पीछे। वो एक खुले इलाके में निकला था। यकदम ही वो पीछे मुड़ा था। एक ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट में, ब्लैक मास्क से मुंह ढांपे दराज कद आदमी हाथ में हॉकी लिए उसकी तरफ बढ़ा था। लो जी, सुबह सुबह हॉकी खेलने के लिए निकल पड़ा है, वो भी सड़क पर। वो मुंह में ही बोर्ड बुढ़ाया था और मुंह बेमसा मुस्कुराया था। कम ऑन ब्रदर, टाइम ही है मेरे पास। वो उसे हाथ से अपनी तरफ बढ़ने का इशारा करते हुए उकताए हुए लहजे में बोलकर उसे तपा गया था। वो हॉकी उठाए उसकी तरफ बढ़ा। जब उसने आगे बढ़कर एक हाथ से हॉकी पकड़ते हुए उसके मुंह पर केक मारी थी, वो कुछ कदम दूर जा गिरा था। दो और वैसे ही आदमी मुंह ढांपे कहीं से निकले थे। आ जाओ, वो आके नीचे फेंकता उन्हें आने का खुला पास दे गए थे। ऐसे ही तो नहीं, वो बड़े बड़े रेसलर को धो चुका था। रेसलर का तो वो माहिर था। कुछ ही देर में वो उन्हें धूल चटा चुका था। वो तीनों सड़क पर पड़े करहा रहे थे। कोई बाजू पकड़े करहा रहा था तो कोई टांग पकड़े। किसने भेजा है ये तो बता दो। वो उनमें से एक आदमी के हाथ पर पैर रखता शादना लहजे में बोला। वो आदमी दर्द से चीखा था। अरे बता भी दो, बड़ा वजनी हूँ मैं, हाथ टूट जाएगा तुम्हारा। वो झुकते हुए डेड लहजे में बोला था, ढीठ लहजे में बोला था। ओह, अनीस मलिक ने वो कराते हुए उतना ही बोला था। वो संजीदगी से उसके हाथ पर और दबाव डाल चुका था। झूठ, वो हमारे पॉलिटिशियन है, वो नहीं भेज सकते तुम्हें। वो सच कह रहे हैं, हमें पैसे दिए गए थे तुम्हें जख्मी करने के, डराने धमकाने के लिए। दूसरा आदमी कराते हुए बोला। मरजान ने लब भींजते हुए उसे देखा था। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालता हुआ चाकू निकाल कर पहले आदमी की गर्दन पर रख गया था। सच बताओ किसने भेजा, वरना गर्दन काट दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, अनीस मलिक के साथ दो और लोग भी थे, मगर मैं उन्हें नहीं जानता, मगर वो भी सियासी जमात के लगते थे। मरजान ने हैरानी से उसे देखा और जल्दी से फ़ोन निकाल कर शाहवीर को कॉल मिलाई थी। वो तेज़ कदमों के साथ होटल की तरफ चल दिया था। शाह वो गैलरी के दरवाजे पर ही रुका था, परेशान खड़े आगा साहब को देखकर। क्या हुआ अंकल? जुनेरा आगा साहब के पीछे से सामने आई थी। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उन्हें देखा था। जो कुछ कसा ने किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर, नहीं अंकल, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो आगा साहब के हाथ थामते हुए बोला। मगर कसा घर नहीं है, वो कहाँ हो सकती है? आगा साहब ने जुनेरा की तरफ देखते हुए कहा, जो उंगलियां चटकाते हुए नज़रें फेर गई थी। हमने उन्हें बता दिया था कि हमने सबको बता दिया, वो शायद घर से कहीं चली गई हो। जुनेरा ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। आगा साहब ने सर्द नज़रों से मुतमैन खड़े शाहवीर को देखा। डोंट वरी अंकल, मैं अंकल यूसुफ से कहता हूँ, वो ढूंढ नहीं बेटा, वो अब जहाँ है बेहतर है वहीं रहे। मैं उसे अपने घर में नहीं देख सकता और ना ही वो काबिल है। वो मेरी बच्ची की गुनहगार है। मैं उसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा अब। आगा साहब इतना ही कहकर वहाँ से निकल गए थे। जुनेरा ने उसे देखा। वो बेतअसर चेहरे के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। भाई, जो कुछ हरब ने कहा, हम उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये सब गलत फहमी थी। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए बोल रही थी। वो संजीदगी से वहाँ से गुजर गया था। यकीनन वो उसके लिए और मसाइल नहीं बढ़ाना चाहता था। वहाँ रोककर जुनेरा ने लाभ भेजे थे। वो गिलास विंडो पर हाथ रखते हुए उसे देख रहा था, जो गहरी नींद में थी, इसलिए जाकर उसकी नींद में खलाल डालने की गलती उसने नहीं की थी। सर, आपके सिग्नेचर चाहिए थी, मैम को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो संजीदगी से पीछे मुड़ता। नर्स हाथ में फाइल और पेपर्स लिए खड़ी थी। उसने पेन लेकर पेपर्स को पढ़कर मुतमैन होकर साइन कर दिया था। बेटा, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं। अंकल, मैं आशीक को घर नहीं लेकर जा रहा, हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। आगा साहब चौंके थे उसके इरादे सुनकर। पर बेटा, वो बीमार है और उसे रेस्ट करना चाहिए। आप उसे सफ़र पर ले जाना चाहते हैं? अंकल, वो मेरी बीवी है और मैं उसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, और फिलहाल मुझे यही बेहतर लगता है अगर हम कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से चले जाएं। वो सपाट लहजे में आगा साहब को देखते बोला। कब तक वापस आओगे? कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। वो संजीदगी से कहता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। आगा साहब ने उसे सादा नज़रों से देखा, जो उसे उठाए उनके करीब से गुजर गया था। आगा साहब ने सर्द आह भरी थी। उसे कार में आरामदेह तौर पर लेटाते हुए उसने संजीदगी से अपना फ़ोन उठाया, जिस पर मिर्जान की 12 मिस कॉल थी। सॉरी, बड्डी नाइट ना हो। वो फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया था। मिर्जान ने हेडक्वार्टर में भी इतला दी थी, इसलिए मुनव्वर साहब और रिचर्ड से तफ्तीश में तेज़ी आ गई थी।
मगर वो एक लफ्ज़ बताने को तैयार नहीं थी, ना ही वो एक लफ्ज़ मुंह से बोल रहे थे। मिर्जान फ़ोन हाथ में थामे बार बार उसका नंबर मिला रहा था, मगर नंबर स्विच ऑफ था। उसने सपाट नज़र से दैम के मैसेज चेक किए जिसमें उसने आशिक से मुतल्लिक बताया था। वो पहले तो परेशान हुआ, मगर उसके बाद के मैसेज जिनमें उसने बताया था वो ठीक है पढ़कर पुरस्कून हुआ था। ज़रा उसे देखते हुए सोफे पर बैठी, वो आज बेहद संजीदा लग रहा था। एक तो शाहवीर की फिक्र थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ से उसे क्वार्टर से इतला मिली थी कि शाहवीर को उसके पोस्ट से हटा दिया गया और मिर्जान को भी हटाया जाने का सोचा जा रहा है, मगर जनरल की जिद की वजह से अभी तक लेटर अप्रूव नहीं हुआ था। इसका मतलब हमारे ही पॉलिटिशियन बाहर एजेंसियों के साथ मिलकर निज़ाम में रद्द-बदल कर रहे हैं। डैम इट यार, खुद ही अपने मुल्क के साथ इक़्तिदार की खातिर इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं। मिर्जान ने तसव्वुर से सर झटकते सोचा था। हैमिल्टन, कनाडा। सूरज की किरणें खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ी थीं। उसने चेहरे पर हाथ रखते हुए करवट बदलकर चेहरे पर ब्लैंकेट दिया था। उसके नेत्रों से फूलों की हल्की महक टकराई। उसने नींद में होती भारी आंखें खोली थी। खुद को एक अनजान कमरे में देखकर वो जल्दी से उठी थी। ये कुशादा कमरा था, वाइट फर्नीचर था, फर्श पर शहद रंग का कालीन बिछा हुआ था, दीवार पर खूबसूरत फूलों के वॉलपेपर लगे हुए थे। वो बेड से उतरती हुई बगैर पैरों में कुछ पहने आगे बढ़ी और गिलास वाल को थोड़ी मुशक्कत के बाद धकेला। सामने का मंजर उसकी रूह को सुकून बख्श चुका था। सामने एक गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूल थे जिनकी महक से वो तरोताज़ा हो गई थी। मुस्कुराते हुए वो गार्डन में निकल आई थी। सब्ज नरम घास पर ओस थी जिसकी वजह से उसके पैरों को बेहद ठंडक महसूस हुई। उसने सुकून का सांस मिल गया था। वो चलते हुए इन फूलों के पास आई थी जो उसने आज तक नहीं देखे थे। ब्यूटीफुल। वो एक जामुनी फूल को उंगलियों से छूती हुई धीमे लहजे में बोलकर नीचे बैठी थी। उसने धीरे से सर को फिरकर आसपास का जायजा लिया। ये एक बहुत बड़ा सा घर था जिसके सामने का गार्डन काफ़ी चौड़ा था। एक तरफ पूल था जिसमें नीला शफाफ पानी सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। शीरी, उसका ख्याल आते ही वो जल्दी से उठी थी और घर के अंदर तेज कदमों के साथ दाखिल हुई। उसे तलाशती हुई वो एक दरवाजे के सामने रुकी जिसकी दूसरी जानिब से आहट सुनाई दे रही थी। हाल को तार करती हुई वो बगैर ना किए दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां साकत हो चुकी थीं। उसका हाल खुश्क होता चला गया, गालों पर सुर्खी बिखरी। वो मतानत भरी नज़रों से उसे देखकर रुका था। आशिक का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो एक हाथ में अपनी वाइट शर्ट जबकि दूसरे हाथ में सफ़ेद टावल थामे खड़ा और उसे ही देखते रुका था। आशिक ने लाभ भेजकर उसके चेहरे को देखा जो मुसलसल जिम करने की वजह से सुर्खी मैल हो चुका था। यकीनन वो पसीने में भीगा हुआ था। आशिक का पूरा हल्का खुश्क पड़ चुका था। उसने मुतसब्बिब नज़र से उसे देखा। उसका मजबूत कसरती जिस्म, उसके खूबसूरत सी तराशे हुए एब्स को देखकर उसने शर्म से नजरें झुकाई थी और फिर फौरन पलटी थी। सुर्ख होते चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए वो संजीदगी से उसे ही देखता। शर्ट को सीधा करता हुआ शर्ट पहन चुका था और गला खनकार कर उसे मुतवज्जा किया था। आशिक खुश्क लबों पर घबराहट के साथ जबान फेरते हुए पीछे मुड़ी। सॉरी, वो हम आपको ढूंढ। इट्स फाइन, आप ज़्यादा गले पर जोर ना दें। वो टावल रखता हुआ उसकी जाने बढ़ा। आशिक के गाल अभी तक सुर्ख थे। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? नरमी से उसका हाथ थामते हुए वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। आशिक ने पलकों की झालर उठाकर उसके हसीन चेहरे को देखा जो मुशक्कत की वजह से हल्का सुर्ख पड़ा हुआ था। हम ठीक हैं, वो मुख्तसर बोली। उसकी तलसमाती शख्सियत उसे अपने सैर में जकड़ चुकी थी। वो इतना कहकर दोबारा नजरें झुका चुकी थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश होकर मिलता हूँ अपनी एंजल को। फिर उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए वो संजीदगी से बोला। आशिक ने उसके हाथ को देखा जो उसकी तरह बहुत खूबसूरत था। फिर सर को हाँ में हिलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई थी। क्या कहा तुमने? कहाँ गए वो पैसे उसके अकाउंट से? और तुमने अभी तक उसे अरेस्ट तक नहीं करवाया? अनीस मलिक ने रियाज बैग को घूरते हुए फुंकार का कहा। मुझे कैसे पता होगा? ये तो आज एजेंसी से पता चला कि उसके अकाउंट में ऐसी कोई करेंसी है ही नहीं। मैंने खुद डलवाई थी। कहाँ गए वो पैसे? रियाज बैग ने घुराते हुए कहा। अबरार बुगटी ने उसे घुरा था। तुमने कहा था वो सिर्फ 2 कुड़ी का मिलिट्री ऑफिसर है, फिर उसने ये कैसे कर लिया? और तुम्हारे आदमी ने कौन से चांद चढ़ाए हैं? पट कर आ गए उस एक एजेंट से। अब की बार अबरार बुगटी ने अनीस मलिक को देखकर तंज किया था। मुझे तो ये फिक्र खाया जा रही थी इलेक्शन से पहले हमारे माल में फायरिंग करवाने वाले मंसूबे पर ये दोनों पानी ना फेर दें। रियाज बैग ने दांत पीस कर कहा। किसी के
किसी काम के नहीं हो तुम दोनों, और ना ही तुम्हारे आदमी एक आदमी नहीं मरवा सकते तुम। अबरार भूटी ने अनीस मलिक को घूरते हुए कहा, तुमने क्या कर दिया? खुद करोड़ों का नुकसान करवा के बैठे हो। वो 2 कड़ी का मिलिट्री ऑफिसर तुम्हारे पैसे ले उड़ा, और तुमने क्या किया? अनीस मलिक ने उठते हुए फुंकार कर कहा, जिस पर अबरार भुगटी तो भड़क उठे। जबकि रियाज बेग ने ठंड रखी थी। पता लगा उसने ये कैसे किया, आखिर कौन है वो जो ये कुछ करने की सलाहियत रखता है। रियाज बेग ने दोनों को घूरते हुए कहा, जिस पर दोनों मुतफिक हुए थे। हम कहाँ हैं शेरी? वो ब्रेड का बाइट लेते हुए धीमे लहजे में बोली, हम कनाडा में हैं मेरी जान, अगले कुछ साल तक हम यहाँ ही रहने वाले हैं। वो तसव से काफ़ी का सिप लेते हुए बोला। अशीक ब्रेड को प्लेट में रखते हुए उसे घूर गई थी। आप मजाक कर रहे हैं? वो बुआ सुकेड़े बोली, जिस पर शावीर ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं एंजल, आज तक मैंने कौन सा मजाक किया है आपसे जो अब करूँगा? वो एक अबरू उठाते हुए बोला। आशिक ने उसकी नीली आंखों को देखकर फौरन नज़रों का जाविया बदला था। वो न जाने क्यों नज़रें नहीं मिला सकती थी। वैसे जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती थी, वो उसके सहर में मुब्तला हो जाती थी। एंजल जी, वो उसकी जानिब देखते बोली। शाबिर की इस्तफहामिया नज़रों ने उसके मरझाए चेहरे को गौर से देखा था। वो अपनी चेयर को पीछे करके उठा और उसके पास चेयर खींचकर बैठा। अशीक ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जो उसका हाथ थाम कर उसे संजीदगी से देख रहा था। उसके हाथ की पोश पर होंठ रखते हुए उसे अपने दिल के मकाम पर रखा और उसे अपने सीने से लगाया। बहुत डर गया था मैं एंजल, उसकी आंखों पर लब रखते हुए उसने मुतसब्बिब लहजे में कहा। अशीक ने आंखें मीची थी। मैं नहीं जानता इतना इश्क कब हुआ मुझे आपसे, मगर इस इश्क में सिर्फ इजाफा हो रहा है और मुझे डर लगता है आपको खोने से। इसलिए आपको लेकर मैं यहाँ आ गया। मैं खोना नहीं चाहता आपको एंजल, आई जस्ट कांट, इसलिए मैं आपको लेकर यहाँ आ गया। उसके चेहरे को हाथों को प्याले में भरते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। उसने मासूमियत से उसकी नीली आंखों को देखा जिनमें नमी थी। वो पहली बार कुछ बोलने से पहले इतनी कन्फ्यूज हुई थी। हम भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, हमें आपके साथ रहना, सिर्फ आपके साथ। वो धीमी आवाज़ में बोले। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी आई थी। वादा करें आप मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएंगी। वो बच्चों की तरह मासूमियत से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। अशीक ने मुस्कुराकर उसके हाथ को देखकर उसके सफ़ेद खूबसूरत हाथ पर अपना बारीक सा मोमी हाथ रखा। उसके चेहरे पर समाइल देखकर उसके दिल को ठंडक पड़ी थी, जैसे किसी बंजर ज़मीन पर ठंडी ओस पड़ी हो। और अब पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे, अंकल बता रहे थे। आपने कॉलेज जाने से मना कर दी था। वो अचानक ही संजीदा हुआ था। अशीक ने मुंह फुलाकर उसे देखा था। हमें नहीं पढ़ना, वो मुंह फुलाही खफा आवाज़ में सूरज से बोली थी। शाहवीर की पेशानी पर एक बाल पड़ा, जिसे देखकर वो खसियानी आपकी प्रोफाइल मिली थी मुझे, और इसमें जानती हो आप मुझे क्या मिला? वो उठते हुए बोला। अशीक ने सर उठाकर उसे देखा, जो अंदर से कुछ उठाने चला गया था। एक फाइल था में वो बाहर आया था। अशीक ने सर को मोड़ते हुए फाइल को देखा, जिसमें उसके बचपन की फ़ोटोज़ और ड्राइंग्स थी। वाह, ये हम हैं। वो खुशी से उछलती हुई फाइल को उठाने लगी, मगर शाहवीर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखते हुए फाइल उठाई। अशीक ने लाभ भेज कर उसे घूरा और फिर जब्त करके बैठ के, ये आपने लिखा था, पढ़ें उसे। वो एक पेपर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा गया, जिस पर रफ राइटिंग में कुछ लिखा होता। संता प्लीज टेक मी IT एक्सपर्ट। वो हल्की सी मुस्कुराई थी। जब वो छोटी थी तो ऐसी बचकाने काम करती थी। ये जो हमने बहुत पहले लिखा था, हम एलिमेंट्री स्कूल में थे और हमें IT एक्सपर्ट बनने का शौक चढ़ा हुआ था। वो मासूमियत से सुर्ख होती बोली थी। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। और ऐसी ख्वाहिश की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? दरअसल हमने न्यूज़ देखी थी, एक बहुत महर हैकर ने बैंक डेटा हैक करके सिस्टम क्रैक करके बहुत सारा अमाउंट निकाली था। अब बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला उसने वो अमाउंट कहरज़दा इलाकों में गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। हम भी अच्छा काम करना चाहते, इसलिए हमने डिसाइड किया हम भी IT एक्सपर्ट बनेंगे। वो सुरखुती नजरें झुकाए बोली। ऐसे ही तो ख्वाब थे उसके। वो मुबीम सा मुस्कुराया था। वो तो बचपन से उससे इंस्पायर थी, इनके उनके दिलों का ताल्लुक बहुत पुराना था। आप हम पर हंस रहे हैं श्री, या हमारे ख्वाब पर? वो मुंह फुलाए बोली। नहीं, सोच रहा हूँ आपके उस हैकर से मुलाकात करवा दी जाए। वो संजीदगी से बोला था। अशीक खुशी से खेल उठी थी। यस प्लीज़ श्री, वो उसका हाथ पकड़ती जल्दी से बोली थी। अशीक की आंखों में एक चमक उभरी थी। आपको नाम पता है उस हैकर का? वो एब्रू उठाते हुए बोला। हम न्यूज़ वाले बता रहे थे उसका यूज़र नेम, पर हमें याद नहीं है शायद।
वो गाल पर हाथ रखते सोचती हुई बोली। वो मानेखेज नज़रों से उसे देख रहा था। हाँ, उसका नाम लूसीफर था। वो जल्दी से बोली थी, ओके मैं आपको उस हैकर से मिलवा देता हूँ, लेकिन वादा करें आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। वो सपाट लहजे में बोला था, क्योंकि वो उसका ये ख्वाब पूरा करना चाहता था। वो उसे इतनी मजबूत बनाना चाहता था जो उसके सहारे के बगैर पूरी दुनिया से लड़ने का जज्बा रखती हो। ओके प्रॉमिस, अगर वो मैं कहेंगे हम ज़रूर पढ़ेंगे। ही इज़ माई इंस्पायरेशन। अशीक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, जिसे वो मुस्कुराते हुए थाम चुका था। आप मजाक कर रहे हैं? वो हमसे क्यों मिलेंगे? वो तो बहुत बड़े हैकर हैं। वो उदासी से हाथ पीछे हटाते हुए उसे देखते हुए बोली थी। शाहवीर ने संजीदगी से उसके मुरझाए चेहरे को देखा, जो कुछ देर पहले चमक रहा था। कम वेदमी, उसका हाथ थामते हुए वो संजीदगी से बोला। अशीक ने लाभ भींकर उसे देखा था।